हो गया। रुमाल को रख लेते हैं, भूल जाएंगे नहीं तो। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े थे, रासायनिक बंधनों के बारे में पढ़े थे। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, नहीं आवाज लग रहा कम है, ठीक है। तो आज हम प्रश्नों को देखने वाले थे और बोले थे कि आप खुद से भी प्रश्न को बनाइएगा, और कई स्टूडेंट काफी बेहतर काम कर रहे हैं, वो प्रश्न को पहले से बना रहे हैं। और प्रश्न को हम तो कहते हैं कि जिस दिन से थ्योरी स्टार्ट हुआ है उसी दिन से आप प्रश्नों को बनाना शुरू कर दीजिए, और जब चैप्टर खत्म हो गया तब तक आप सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ गए हैं। इससे आपको रिवीजन करने में भी बड़ी आसानी होगी। तो आइए आज 4 नंबर चैप्टर के प्रश्नों को देख लेते हैं, और बिल्कुल हम आशा करते हैं कि पिछले 3 चैप्टर के प्रश्न को आप याद कर लिए होंगे। और अगर आप पिछले 3 चैप्टर के प्रश्नों को याद नहीं किए हो, इसका मतलब आप पीछे जा रहे हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं। ये एक तरह से कंपटीशन के क्षेत्र से बाहर निकलने वाली बात हो गई दोस्तों। तो पिछला प्रश्न याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं? हमको पता है बहुत को नहीं याद है, कहिएगा तो डेमो दिखा देते हैं, लेकिन आज शनिवार है इसलिए आज हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, शनिवार को हम चंद्रमा पूजा करते हैं। जो भी है, थोड़ा हम धार्मिक गतिविधियों में शनिवार को रहते हैं, और धार्मिक विषय नितांत निजी विषय होता है तो उस पर क्या बात करें। हम आ जाते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है। गलत। नए प्रकार के अणु का निर्माण होता है, नए प्रकार के परमाणु का निर्माण नहीं होता। परमाणु जो है वही रहते हैं, केवल परमाणु नए प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणु का निर्माण होता, बिल्कुल सही है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होते हैं, ना तो कोई नए परमाणु बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं के बीच एक प्रकार का बंधन टूट जाता है और नए प्रकार के बंधन का निर्माण होता है, और नए प्रकार के बंधन के निर्माण होने से नए प्रकार के अणु का 2
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल सभी। गैस निकल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, अवस्था बदल सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ये सभी परिवर्तन आपको नजर आ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दौरान निम्नलिखित में कौन परिवर्तन नहीं होता है? कौन परिवर्तन नहीं होता है? गैस तो निकलता है, ताप बदलता, अवस्था, द्रव्यमान नहीं बनना। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का होगा। द्रव्यमान में किसी भी प्रकार की कमी या बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अगर होगा तो द्रव्यमान संरक्षण नियम फेल कर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं और परमाणु के तरफ से संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। परमाणु के तरफ से संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। निम्न में किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन में संपन्न होती है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन में संपन्न होती है। दूध का खट्टा होना, मानव शरीर में भोजन का पचना, जल का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल का उबलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलना भौतिक परिवर्तन है। फलों का पकना ईंधन का, तो 1 2 4 1 2 5 5। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के परमाणु भाग लेते हैं। बिल्कुल। परमाणु अस्थायी होते हैं जिनमें अस्थायी बनने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल, इसीलिए वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये भी सही है। अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो गलत कौन होगा? क्योंकि ए बी सी सही है, इसीलिए डी क्या होगा? अब देख लीजिए, अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नहीं, अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन। आज लगता है बहुत नहीं आया है, और जो नहीं आया है वो फिर रात में कॉल करेगा, सोनू आज तुम क्लास गया था, अब भेज दो। ये सब बहुत गलत आदत है। अभी आइएगा ना तो 1 2 नया बात तो बता ही देते हैं। अपने से क्वेश्चन करने का कुछ अलग मजा है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, उनका काम है पढ़ना। तो पढ़ने से ज्यादा नेसेसरी क्या हो सकता है? अब बहुत को हो जाता है। जब आप ये बात कह रहे हैं कि आज काम था इसीलिए पढ़ने नहीं गए, तो पढ़ाई से इंपॉर्टेंट कौन ज्यादा काम था? पढ़ाई से इंपॉर्टेंट वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो आपके जान पर बनाए। आदमी फालतू फालतू कार्य में पढ़ाई को छोड़ देता है। यानी सब कुछ से दिमाग फ्री होगा तबे पढ़ाई में दिमाग लगेगा। ये बड़ी गड़बड़ बात है। हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी का कुछ समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को समर्पित कर दीजिए, और उसके बाद नौकरी लीजिए। और पूरा इतिहास गवाह है पटना का नहीं, पूरे बिहार का, कि जीएस को जितना आसान हम लोग किए हैं, इससे पहले पटना में कभी जीएस आसान नहीं था। हल्ला मत करिए। वो इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन हम क्लास में करवा देते हैं। और कई सारे, पहले स्टूडेंट का था कि कई सारे बुक को पढ़ना पड़ता है। एक बार लुसेंट पढ़े, फिर लुसेंट में पूरा कवरेज नहीं है, थोड़ा कवरेज के लिए घटना चक्र पढ़े, फिर थोड़ा बच के तो उसके लिए कोई और बुक पढ़े। यानी कि किसी एक बुक में स्टूडेंट को संपूर्ण कवरेज जीएस का नहीं मिलता था। कई सोर्सों की सहायता लेकर उन्हें पढ़ना पड़ता है।
हमने पक्का इंतजाम किए, सारे सोर्स एक जगह कर दिए, सारा सोर्स एक जगह कर दी ताकि पढ़ने में आसानी हो। आपको कई सारे बुकों में माथा पेची ना करना पड़ा। फिर भी कई लोग हैं मस्ती से खाते हैं, मस्ती से सोते हैं, और मूड फ्री हुआ तो कभी कभी क्लास आ जाते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में संपन्न हो। बिल्कुल क्लासरूम में हम संपन्न करा देंगे तो प्रयोगशाला जरूरी क्या? तो यह कथन गलत है कि रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में नहीं होते। रासायनिक अभिक्रिया हमारे वायुमंडल में भी हो सकता है। आप जानते हैं कि बिजली चमकता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर के अंदर होता है। रासायनिक अभिक्रिया शरीर के अंदर होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, हमारे पर्यावरण में कई तरह के रासायनिक अभिक्रिया लगातार चलते रहते हैं। माचिस जब जलाते हैं ना और आग लगता है ना, वो भी एक क्या है? हर जगह हर पल रासायनिक अभिक्रियाओं के दुनिया में हम डूबे हुए हैं। गलत है पहला कथन। मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। पाचन के दौरान, श्वसन के दौरान तो केवल और केवल क्या होती है? ये दोनों कथन क्या है? गलत है। ये दोनों कथन क्या है? गलत। क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल। रासायनिक अभिक्रिया में तो रासायनिक गुण बदल ही जाते हैं, भौतिक गुण बदल ही जाते हैं, आयतन बदल सकता है, घनत्व बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण। रासायनिक अभिक्रियाओं का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण के बाएं तथा दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह किस प्रकार का? यह संतुलित होगा, यह द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुकूल होगा। इसका आंसर डी होगा। और ए और सी दीजिए। सी मिस्टेक हमको लगा सी होगा क्योंकि दोनों सही है, ये भी है और ये भी है। तो ए तथा सी दोनों सही है। ए तथा सी दोनों सही है। क्लियर? रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती है? तो उत्सर्जित उपशोषित उष्मा की जानकारी होती है। आपको हम बता दिए थे कि छो चीज की जानकारी मिलती है, छो चीज की जानकारी, और इसका बाकायदा लिस्ट नोट में बना हुआ है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा किसकी जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में अभिक्रिया के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है? तो अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का अनुपात, ये तो पता चल ही सकता है, लेकिन भौतिक अवस्था, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, अभिक्रिया का वेग, इस सब की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का अनुपात, अभिकारक तथा उत्पाद का आयतन, ये सब की जानकारी मिल सकती है। संतुलित रासायनिक समीकरण की अवधारणा विज्ञान के किस नियम पर है? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के नियम पर है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के नियम पर है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए। ध्यान देते, अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ 2:1 मोल में अभिक्रिया करते हैं। बिल्कुल आपको बताए थे कि रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक एवं उत्पाद के मोलों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, और मोलों के अनुपात, मोल आगे में जो संख्या लगता है वही किसको बताता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के आगे में 2 है तो मतलब ये कितना मोल है? 2 मोल है। कितना मोल है? 2 मोल है। ऑक्सीजन के आगे में कितना?
1 मोल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना मोल है? इस रासायनिक समीकरण में यह चिन्ह बता रहा है कि यह जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यह बता रहा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल का निर्माण करते हैं। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के मोलों का अनुपात 2:1 है। किसी भी रासायनिक समीकरण में यौगिक के आगे की संख्या उसके मोलों की संख्या बताता है, तो यही सही है, बाकी भी गलत ही होगा। एक बार पढ़ लीजिए, कार्बन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल रखे जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितनी भी मात्रा ऑक्सीजन के 1 मोल ही पर्याप्त होगा? बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से अभिक्रिया करता है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की भी मात्रा क्या होनी पड़ेगी? ये भी गलती है, तो करे कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल, जबकि है कितना? तो सही कौन है? ए। रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? यह अभिकारक तथा उत्पाद के दरम्यान का अनुपात बताता है, बिल्कुल सही है। यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की वेग की जानकारी, रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पाद के अवस्था की जानकारी, रासायनिक समीकरण में ऊष्मा और त्यागा गया ऊष्मा और निर्मित ऊष्मा की जानकारी, संतुलित नहीं है। बिल्कुल भी देख रहा है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, लेकिन ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये संतुलित, बाकी संतुलित है, संतुलित है। नेक्स्ट 3 नंबर, सी नंबर, Mg1 है, Mg1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और 2 है, 4 है, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, ठीक है, क्लियर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धातु का धातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती है, बिल्कुल ये सही है, यही सही है। धातु धातु से अभिक्रिया नहीं करते, धातु अधातु से अभिक्रिया करते हैं, अधातु अधातु से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कभी भी धातु धातु से अभिक्रिया, यही सही है। तत्व का यौगिक से अभिक्रिया नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो सही कथन ये है कि धातु धातु से अभिक्रिया नहीं कर सकता है, धातु अधातु से अभिक्रिया करता है, अधातु अधातु से अभिक्रिया करता है। कौन संतुलित है? देखिए बी, बाकी नहीं है, तो बी संतुलित नहीं है। नाइट्रोजन 2 है, इधर इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, उधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर, हाँ बिल्कुल, और संतुलित ठीक है, संतुलित पूछ रहा, ठीक है, बी नंबर संतुलित है। निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया बताए थे, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाए तो वो कौन है? संयोजन अभिक्रिया है। आयरन को सल्फर के साथ अभिक्रिया किया जाए, आयरन सल्फाइड बनता, बिल्कुल यही क्या है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करे तो वह कौन सी अभिक्रिया है? बाकी नहीं है। इसमें भी 2 उत्पाद बन रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी 2 उत्पाद बन रहे हैं, इसमें भी 2 उत्पाद बन रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया में उत्पादों की संख्या 1। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म, ये तो अपघटन है, ये रिएक्शन तो कई बार हमें बताए थे। नेक्स्ट
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपघटन अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। सही है। अपघटन अभिक्रिया उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा के माध्यम से संपन्न। सही है। अपघटन अभिक्रिया उष्मा शोषी, बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों कथन क्या है? अपघटन अभिक्रिया उष्मा शोषी होता है। अपघटन अभिक्रिया उष्मा शोषी होता है। अपघटन अभिक्रिया उष्मा, प्रकाश या किसी न किसी अन्य ऊर्जा के द्वारा ही संपन्न होता है। कौन उष्मा क्षेपी है? ईंधन के दहन से उष्मा निकलेगा। श्वसन में तो ऊर्जा का उत्पादन ही होता है। अवशेष से कंपोस्ट बनने पर भी मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस उष्मा के स्रोत है। तो तीनों के तीनों इनमें से सभी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति उष्माक्षेपी होती है, बिल्कुल सही है। अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति उष्माशोषी होता है, सही है। दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों का दोनों कथन। नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया कौन है? ए नंबर है। कौन है? ये सी नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट है। सी नंबर क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, केवल डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब केवल डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल में देना है, समझे? तो सी नंबर विस्थापन तो है, लेकिन कौन विस्थापन है? इसलिए यहां पर आंसर ए होगा। अगर ध्यान रखिएगा, अगर आपको सीधे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं और ऑप्शन में डबल सिंगल दोनों डिस्प्लेसमेंट है तो हमें आंसर क्या देना है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। धातु के ऑक्साइड का विद्युत ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक, ऑक्सीजन विद्युत और विद्युत ऋणात्मक हमेशा एनोड पर जी। ऑक्सीजन जो है ऋणात्मक होता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ऋणात्मक आयन है। ऋणात्मक आयन पॉजिटिव की ओर न जाएगा। अब पॉजिटिव कौन होता है? कहां जाएगा? एनोड पर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट ये तो संयोजन है। यह कौन अभिक्रिया है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। और ये डबल डिस्प्ले, ये भी संयोजन है। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन निकलेगा। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर नाइट्रोजन निकलेगा। लेड नाइट्रेट के उसमें विकंटन से लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन बनते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये याद रखने वाले तथ्य है। ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी लेड नाइट्रेट का उसमें विघटन होगा तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। क्या है? और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। पोटेशियम क्लोराइड को कई बार हम गर्म किए थे और पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन निकलता है। ये रिएक्शन का कई बार एग्जांपल हम लोग दिए थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये संयोजन है और उष्मा निकल रहा तो उष्माक्षेपी और दो अभिकारक एक उत्पाद बन रहा है, इसीलिए संयोजन। तो ये संयोजन तथा उष्मा, ये संयोजन तथा उष्मा। नेक्स्ट, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकले उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। उष्माक्षेपी। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यह तो दिख रहा है। कौन है?
विस्थापन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास जा रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास आ रहा है, तो ये विस्थापन है। अब विस्थापनों में ये डबल विस्थापन है। क्लियर हो गया? फेरस सल्फेट के विलयन से लोहा को निम्नलिखित में कौन धातु विस्थापित करेगा? अब विस्थापित करने के लिए अधिक अभिक्रियाशील होना, तो लोहा को वही विस्थापित करेगा जो लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। और लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील ऑप्शन में कौन है? जिंक है, टीन, चांदी, कॉपर लोहा से कम अभिक्रियाशील है। तो विस्थापित किसी भी धातु को वही कर पाएगा जो उस धातु से ज्यादा क्या हो? अभिक्रियाशील हो, उस धातु से ज्यादा क्या हो? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? ये नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये संयोजन अभिक्रिया है। ये क्या है? बाकी ये अपघटन है, ये अपघटन है। शरीर में भोजन का पचना भी क्या है? अपघटन अभिक्रिया है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्योंकि शरीर में भोजन के पचने के दौरान भी भोजन के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। भोजन का पचना डीकंपोजिशन है। सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में इसलिए रखा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है, इसीलिए उसे गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है। अब गाढ़े भूरे रंग बोतल पर जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो ये रंग जो है, गाढ़ा रंग जो है ना, सूर्य के प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। और परावर्तित करने से सूर्य के प्रकाश की उष्मा सिल्वर क्लोराइड तक पहुंच नहीं पाती है और उसका अपघटन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, उष्मा छेपी कौन है? जिसमें उष्मा निकलेगा वही उष्मा छेपी होगा। और इसमें तो बता दिया गया कि उष्मा निकला है प्लस है, इसमें माइनस है। ये उष्मा शोषी है, ये भी उष्मा शोषी है, क्योंकि अभिकारक को ही उष्मा दिया गया है। ये भी उष्मा शोषी है, ये भी उष्मा शोषी है, और ये भी उष्मा शोषी है। सिर्फ उष्मा किस में निकला है? बी में। दीजिए ना उसको जवाब, जवाब देते नहीं है। जवाब दीजिए उसको, कहिए कैसे क्लास होगा। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने पर जल H2, और अगर इसका विद्युत अपघटन करिएगा तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल, 2 अनुपात। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मोलों का अनुपात कितना होगा? 2 अनुपात 1 होगा, 2 अनुपात 1 होगा। ये पंखा ऊपर नहीं आता क्या? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसका रंग कैसा होता है? नहीं, नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। जलीय विलयन में क्या डाला गया? तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, बढ़ेगा फेरस सल्फेट, और क्या बनेगा? ये तो आप जानते हैं यहां डिस्प्लेसमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? अब कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, फेरस सल्फेट हरा रंग का होता है। तो इस विलयन में रंग परिवर्तन कैसा होगा? तो नीला से हल्का हरा या हरा। तो बिल्कुल हरा वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो सबसे सटीक ऑप्शन क्या होगा? आपको यहां याद रखना होगा कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है और फेरस सल्फेट का रंग हरा। नेक्स्ट, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल को बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में डालने पर रंग परिवर्तन किस रूप में होगा? तो बैंगनी से रंगहीन, ठीक है ना। अगर साइट्रिक अम्ल को बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में डालिएगा तो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग गायब हो जाएगा। अब देखिए कि ये एक्सपेरिमेंट आधारित प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? एक्सपेरिमेंट आधारित प्रश्न है। यह नितांत पदार्थ के गुण है कि बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट में अगर कोई अम्ल डालेंगे तो उसका बैंगनी रंग समाप्त हो जाता है।
तो यहां पर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट यहां पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंट है लैब का, और उसके आधार पर ये प्रश्न आया हुआ है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे, उसमें क्रियाकलाप रहता है जी, क्रियाकलाप 1.2 1.1, उसी क्रियाकलाप पर आधारित ये प्रश्न है। इसलिए आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे रटे इस प्रश्न का जवाब देना कोई चारा नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइट्रिक अम्ल को बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट के डिल्यन में डालने पर रंग जो है बैंगनी से क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग नारंगी होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड डालने पर नारंगी से हरा हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। क्लियर? अब ये भी आपको याद रखना है, यहां पर कोई दूसरा चारा नहीं है। निम्नलिखित में किसके बीच विस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता है? कॉपर लोहा को विस्थापित करेगा नहीं, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम को करेगा, और कॉपर सोडियम को भी। किसी के बीच विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकता है। विस्थापन अभिक्रिया होने के लिए ज्यादा अभिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करना आवश्यक है। फेरस सल्फेट में फेरस का विस्थापन तब होगा जब लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु इससे रिएक्शन करे। मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम अलग तब होगा, या विस्थापन तब होगा जब मैग्नीशियम से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु अभिक्रिया करे। बात को समझे कि नहीं? कहीं पर भी विस्थापन होने वाला। नेक्स्ट, मैग्नीशियम का एक फीता नाइट्रोजन में जला तो नाइट्रोजन की वैलेंसी मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। तो ये दोनों जलकर एक दूसरे का यौगिक बनाएगा तो क्या हो जाएगा, Mg3n2 Mg3n2। सीधा मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जल करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, और इसका फार्मूला हम सीधे वैलेंसी के आधार पर लिख देंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित करेगा? तो कॉपर को वही विस्थापित करेगा जो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, और कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? लोहा है। कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? लोहा। वसायुक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए उसका ऑक्सीकरण रोकना पड़ेगा। उसमें ऐसे पदार्थ को मिलाना पड़ेगा जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को क्या करे, और ऑक्सीकरण के प्रक्रिया को रोकने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना। दहन अभिक्रिया में उष्मा निकलती है। कहीं पर मोम का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया है ही नहीं, भौतिक परिवर्तन है। काली चूना नहीं, कली चूना अंग्रेजी नाम सही है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को, और जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डुबाते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और तेज उष्मा निकलता है। यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? पर्याप्त उष्मा का उत्सर्जन होता है, और कौन से नए यौगिक बनते हैं? कैल्शियम। और यह संयोजन अभिक्रिया है कि अपघटन? यह संयोजन अभिक्रिया। यह कौन अभिक्रिया है? नेक्स्ट, किसी ताजा तेल को बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग? नाइट्रोजन। कुरकुरे सब का जो पैकेट होता है उसमें भी कौन गैस भरे रहते हैं? नाइट्रोजन। और आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस क्यों भरे रहते हैं? एक कि नाइट्रोजन अगर भर दिए तो ऑक्सीजन जाने का रास्ता। ध्यान दीजिए, कोई भी चीज जो खराब होते है, खाने वाला चीज, उसका कारण है वातावरण का ऑक्सीजन। समझे कि नहीं समझे? कोई भी खाने वाला चीज खराब होता है उसका कारण है वातावरण का।
ऑक्सीजन हर खाने वाला चीज को जाता है और उसका के रासायनिक अभिक्रिया करा देता है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए अगर हम किसी पदार्थ को ऑक्सीजन से बचा ले तो वह पदार्थ बहुत अधिक दिनों तक बचा रह जाएगा। तो पैकेट बंद खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें काफी जगह खाली होते हैं, उसमें ऑक्सीजन हवा किसी न किसी तरफ प्रवेश कर जाएगा तो ऑक्सीजन प्रवेश कर गया और खाने वाले चीज के साथ रिएक्शन करके उसे क्या कर देगा? खराब। तो इसलिए उसमें क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भर दिया है तो अब बाकी बाहर से कोई हवा घुसेगा नहीं क्योंकि पहले से उसमें भरा हुआ है। नाइट्रोजन गैस किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं, उसकी प्रकृति ही नहीं है अभिक्रिया करने की। तो इसीलिए जब फाड़ते हैं नाइट्रोजन खत्म और उसके बाद खाना खाइए। समझे कि ना? किचन में भी सामानों को हमेशा एयर टाइट डब्बों में रखनी चाहिए। अब देखिएगा मसाला सब खरीदेगा निकल रहता है कि इसको खोलिए और स्टोर केवल एयर टाइट डिब्बे में ही करिए। एयर टाइट डिब्बा में क्या मतलब? हवा उसमें जाता नहीं है। ढक्कन लगा दीजिएगा, हवा उसमें नहीं जाएगा। हवा जितना कम से कम जाएगा आपका सामान उतना अधिक से अधिक सुरक्षित रहेगा। आइए अगला, एक हल्के रंग के रवादार पदार्थ हल्के हरे रंग का रवादार पदार्थ। रवादार पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें जल के अणु लगे रहते हैं और यह फेरस सल्फेट है। यह कौन है? फेरस सल्फेट। और इसका रंग कैसा होता है? और इसके साथ साथ जल के अणु जुड़े रहते हैं। जिसके साथ जल के अणु जुड़े रहते हैं उसे ही रवादार या क्रिस्टलाइन कंपाउंड कहते हैं। रवादार या क्रिस्टलाइन कंपाउंड कहते हैं। गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती। बिल्कुल, इसको गर्म करने से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये सब गैस निकलते हैं और ये दम घुटा देने वाला। और भूरे रंग का ये कौन अभिक्रिया है? सीधा समझिए ना, ये कौन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि आपका अभिकारक एक ही है। अभिकारक अब कहिएगा कि आप कैसे पकड़ लिए कि फेरस सल्फेट होगा? तो हल्का हरे रंग का रवादार पदार्थ पूरा केमिस्ट्री में अकेले यही है। समझे कि नहीं समझे? और कोई दूसरा नहीं है। नेक्स्ट, भखरा चुना के जलीय विलयन से दीवारों की पुताई कर दी जाती है तो दीवार की चमक बढ़ जाती है। ऐसा किसके बनने के कारण? देखिए, हम क्या करते हैं, चूना जो करते हैं किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से घर के दीवारों की चूना करते हैं तो ये वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और जल। और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का परत बनता है तो दीवार की चमक क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट, द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? सोडियम एनोड पर नहीं, सोडियम कैथोड पर, क्लोरीन एनोड पर। सोडियम प्लस होगा तो वो माइनस कैथोड पर जाएगा और क्लोरीन माइनस होगा तो वो प्लस यानी कि एनोड पर जाएगा। एक परख नली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लिया गया, मिश्रण के कांच के छड़ से चलाया गया। इस अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले याद रखने वाला तथ्य यह है दोस्तों कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच जो अभिक्रिया होती है यह उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। और अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ये वातावरण से उष्मा को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इससे परख नली को स्पर्श करने पर हमें किसकी अनुमति होगी? ठंडक की अनुमति होगी, क्योंकि उष्मा खींचा जाएगा। उष्मा खींचा जाएगा तो आसपास क्या उत्पन्न होगा? ठंडक उत्पन्न होगा। क्लियर है? असत्य कथन की पहचान करें। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयतन होगा, आयन प्राप्त होते। यही तो गलत है। जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगा, हाइड्रोक्सिल प्राप्त होगा।
यही कथन क्या है? गलत है। अब अगला कथन कर रहा है कि सिल्वर धातु तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करता। नहीं करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने से सल्फर पृथक हो जाता। बिल्कुल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर अलग हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर अभिलेख सफेद अपक्षय प्राप्त होता। बिल्कुल प्राप्त होगा। इनके बीच डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो गलत वही है सरासर। जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, न कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, एल्युमिनियम के साफ पत्थर जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया। एल्युमिनियम के साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाइएगा तो निश्चित रूप से अभिक्रिया होगी, बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और Zn क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। क्यों? तो हम जानते हैं कि Zn से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? एल्युमिनियम। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एल्युमिनियम जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। इसे यही नहीं पता चलता है। बाकी को आप पूरा उतना बड़ा प्रश्न है उससे दर पर आइए नहीं, सीधे एल्युमिनियम जो है जिंक सल्फेट से अभिक्रिया किया तो आपको तो क्लियर कट पता है कि यहां डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्यों होगा? तो ये इसलिए होगा कि जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? एल्युमिनियम है। नेक्स्ट, फिर वही बात, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे करवा दिए? कॉपर से। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे करवा दिए? कॉपर से करवा दिए तो चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती। इससे क्या सीधा आप जानते हैं कि यहां पर क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा और क्या बनेगा? सिल्वर बनेगा। कॉपर नाइट्रेट बनेगा, सिल्वर बनेगा। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि सिल्वर तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तांबा सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण। बिल्कुल ये रासायनिक अभिक्रिया। दाब डालना, बल लगाना, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तरल रूप में परिवर्तन, तो बिल्कुल ये भी रासायनिक अभिक्रिया। अवस्था बदलना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं। लेकिन उच्च ताप पर अगर गर्म करिएगा तो पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड तो बन ही जाएगा। बिल्कुल, पेट्रोल को खुली आम छोड़िएगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। हाँ, पेट्रोल के अणु उड़ जाएंगे तो उससे रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, वाष्प बनकर उड़ गया। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन। डबल नहीं ना है? नहीं, क्योंकि डबल भी ऑप्शन में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता। बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पदार्थ का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। किसी भी पदार्थ का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। लेकिन कुछ कुछ इसके अपवाद भी है, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है। अब मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब यह नहीं कि वह ऑक्सीजन में दहन नहीं होगा, ऑक्सीजन में भी होगा। लेकिन मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में दहन हो सकता है। एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है। बिल्कुल, ये भी सही है। एंटीमनी क्लोरीन की उपस्थिति में जलता है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलता है। और मोमबत्ती को अगर क्लोरीन गैस से भरे पात्र पर ले जाइएगा वो नहीं बुझती है, जलती रहती है। वो नहीं बुझती है, जलती रहती है। 1 और 2 सही है, 3 क्या है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मोमबत्ती तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि मोमबत्ती क्लोरीन गैस की उपस्थिति में भी क्या होता है? जलते रहता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलता है? पोटेशियम। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कौन जलता है? तो याद रखना है कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलता है, एंटीमनी क्लोरीन की उपस्थिति में भी जलता है, और पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भी जलता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में उत्क्रमणीय रिवर्सिबल, दोनों दिशा में उत्क्रमणीय रिवर्सिबल। चमकदार भूरे रंग, चमकदार भूरे रंग की बात अगर की गई है तो सीधा समझिए किसकी बात की गई है, क्योंकि चमकदार भूरे रंग का केवल एक ही तत्व है, एक ही धातु है, वो कौन है? पीली रंग की एकमात्र धातु है सोना, ठीक है ना। सभी धातु लगभग चांदी के तरह सफेद होते हैं, सभी धातु लगभग चांदी के तरह क्या होते हैं? सफेद होते हैं। एकलौती धातु सोना है जो पीले रंग की होती है, एकलौती धातु तांबा है जो चमकदार भूरे रंग की होती है, जिसको आप लालिमा रंग भी कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसे अभिकारक एक से अधिक अवस्था में हो विषमांगी अभिक्रिया कहलाता, बिल्कुल सही है। अमोनिया निर्माण की हाइबर विधि विषमांग अभिक्रिया, बिल्कुल नहीं। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी। जब अभिकारक की अवस्थाएं समान हो तो उसे समांग अभिक्रिया कहते हैं, उसे विषमांग अभिक्रिया। तो अमोनिया निर्माण की हाइबर विधि में सभी अभिकारक गैसीय अवस्था में है, यानी अभिकारकों की अवस्था समान है, और जब अभिकारकों की अवस्था समान होती है तो उसे समांग अभिक्रिया कहते हैं, विषमांग अभिक्रिया नहीं कहते हैं। अभिकारक की अवस्था अलग अलग है तब उसे हम विषमांग कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ होने के बाद समय के साथ अभिकारकों का सांद्रण घटता है, बिल्कुल। उत्पाद का सांद्रण बढ़ता है, बिल्कुल सही। अभिक्रिया का वेग भी घटता है, सही है। इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी सही है। इनमें सभी सही है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने हेतु अभिकारकों को सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में लाने हेतु अतिरिक्त उष्मा, इसे क्या कहते हैं? संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियन ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा कारक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है? अभिकारकों की सांद्रता तो करता है, अभिकारकों की सांद्रता करता है। जितना अभिकारकों की सांद्रता अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना। ताप तो सबसे ज्यादा करता है। अभिकारक की भौतिक अवस्था प्रकृति भी करता है, तो करता कौन नहीं है? पात्र। स्वाभाविक है कि जिस बर्तन में अभिक्रिया हो रहा है वो बर्तन अभिक्रिया के वेग को किसी तरह प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने के दर पदार्थ के अणुओं पर निर्भर करता नहीं, उत्पाद पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया के दर उत्पाद के सांद्रण पर नहीं बल्कि अभिकारकों के सांद्रण के अनुपाती होता है। तो बी में कंफ्यूज नहीं करना है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है या अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर? रासायनिक साम्यावस्था इक्विलिब्रियम बताए थे। अग्रिम अभिक्रिया जब उल्टी अभिक्रिया के क्या हो तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए तब उसे क्या कहते हैं? ठोस अभिकारक को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग। बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति। बाहरी पदार्थ कौन है? उत्प्रेरक। बाहरी पदार्थ उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करता है? परिवर्तित करता है, या तो बढ़ाता है या। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका किसको बदलना है?
संक्रियण ऊर्जा का, एक्टिवेशन एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी को बदलता है। अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना चाहता है तो वो सक्रियण ऊर्जा को घटा देगा। अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाना चाहता है तो सक्रियण ऊर्जा को, और अगर उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक है यानी कि अभिक्रिया को घटाने वाला उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया को घटाने वाला उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी पर काम करके उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर सकता है, घटा सकता है या बढ़ा सकता है। धन उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को घटाकर अभिक्रिया के दर को, और ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ाकर अभिक्रिया के दर को। नेक्स्ट, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही या प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता है? तो सक्रियण ऊर्जा को। एक और क्लियर हो गया? यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता नहीं होगा, यह संक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है, बिल्कुल सही होगा, यह भी सही है, संक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है। लेकिन फिर तब ये प्रक्रिया के दर को बढ़ाता है, संक्रियण ऊर्जा घटाता है। यह उत्प्रेरक के बारे में सबसे सटीक ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है ना। अगर 1 2 3 देता ना तो दे सकते थे, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन यहां पर कौन है? जब उत्प्रेरक अभिकारक एवं प्रतिफल सभी एक ही भौतिक अवस्था में तो उसे समांग उत्प्रेरक, सही है। विषमांग उत्प्रेरक वो है जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। दोनों कथन क्या है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक विष कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। उत्प्रेरक विष की प्रकृति कैसी है? क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष की प्रकृति क्रिया निरोधक होता है, वे अभिक्रिया के वेग को कम करता है। उत्प्रेरक विष किस प्रकार काम करते हैं? तो उत्प्रेरक विष जो है उत्प्रेरक के सतह पर उत्प्रेरक के मुक्त संयोजकताओं को संयोजकताओं से संयोग कर देते। संयोजकता मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। उत्प्रेरक के जो फ्री इलेक्ट्रॉन अपना कार्य कर रहे होते हैं उस इलेक्ट्रॉन से जाकर अब कौन भिड़ जाएगा? उत्प्रेरक विष। अब उत्प्रेरक काम ही नहीं कर पाएगा, और उत्प्रेरक के विष का यही काम है कि उत्प्रेरक को काम को क्या कर देना? रोक देना, ठीक है। किसी अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका अभिक्रिया के दर को क्या है? बढ़ाना है। धनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका अभिक्रिया के दर को बढ़ाना है। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। अभिक्रिया तेज हो जाती है मतलब क्या? मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और हम पढ़े भी थी इस रिएक्शन के बारे में कि पोटेशियम क्लोराइड से जब ऑक्सीजन बनाते हैं तो उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड निभाता है। उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है? नेक्स्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक वे जो अभिक्रिया के वेग को कम करते, जो अभिक्रिया के वेग को। निम्नलिखित में किस पर उत्तम उत्प्रेरक कौन होते हैं? हाँ, संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर 12 के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। जैसे लोहा हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब संक्रमण तत्व, और ये उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं बहुत अच्छी तरह से। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लगे तो ये क्या है? स्व उत्प्रेरक। उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लगे तो स्व उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वर्धक वे हैं जो उत्प्रेरक के क्षमता को बढ़ाते हैं, और उत्प्रेरक विष वे हैं जो उत्प्रेरक के क्षमता को। उत्प्रेरक वर्धक कार्य करते हैं उत्प्रेरक के सतह को अधिक असम बनाकर। अधिक असम बनाने से पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाने से अभिक्रिया के दर बढ़ जाता है, जिससे उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट,
जैविक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? एंजाइम को। जैविक उत्प्रेरक एंजाइम को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन एंजाइम उत्प्रेरक पदार्थ है सही है? यही सही है। एंजाइम कोलाइड अवस्था में नहीं, कोलाइड अवस्था में नहीं होता है। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता नहीं, केवल जैव अभिक्रिया को। तो सही कौन है? नेक्स्ट, एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक नहीं बल्कि कार्बनिक यौगिक है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति को होते, बिल्कुल हर एंजाइम विशिष्ट प्रकृति को होते हैं और वे विशेष प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो पहला तो गलत है, क्योंकि एंजाइम ऑर्गेनिक सबस्टेंस है। एंजाइम ऑर्गेनिक सबस्टेंस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठोस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक की प्रकृति चयनात्मक होती है। बिल्कुल ये भी सही है। मतलब अब इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कोई भी उत्प्रेरक किसी विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल सही। इनमें सभी के सभी कथन सही है। अब यहां पर समझने में दिक्कत हो सकता है कि ठोस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता रासायनिक अधिशोषण के क्षमता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। अब इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए, याद ही रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको बता कि कैटेलिस्ट की पूरी जानकारी सरफेस केमिस्ट्री का हो जाता है, और सरफेस केमिस्ट्री नितांत 12th का विषय है, और उतना डीप में हमें जाने का काम नहीं है। फिलहाल ये आंसर का आंसर डी होगा, ये पता चल गया ना आपको। और यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब कहिएगा इतना आप कैसे बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है ना? नहीं तो ये हो सकता है किस तरह पूछ दे क्वेश्चन कि ठोस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है, तो क्या दीजिएगा उत्तर? ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्प्रेरक की प्रकृति कैसी होती है। चयनात्मक का मतलब हुआ कि एक उत्प्रेरक किसी एक रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करने का काम कर सकता है, सभी रासायनिक अभिक्रिया को नहीं। यदि ए बी का आवेश आयनिक यौगिक में ही आवेश रहता है। आवेश किस में रहता है? आयनिक यौगिक में। एक आयनिक बंधन तब बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग किससे होता है? धातु अधातु से संयोग करता तभी ना आयनिक बंधन बनता है। विद्युत संयोजन बनता है विपरीत आवेश आवेन के बीच, एक प्लस आवेन और एक माइनस आयन। सहसंयोजी आबंध किसके द्वारा बनता है? इलेक्ट्रॉन के अंशभाजन। अंशभाजन का मतलब यहां पर किससे है? साझेदारी से है। साझेदारी से भी होगा। नहीं, अंश अंतरण। अंतरण का अंग्रेजी ट्रांसफर होता है। अंतरण यहां पर अंग्रेजी नहीं दिया, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। अंतरण का मतलब ट्रांसफर, और ट्रांसफर आयनिक बंधन के समय होता है, सहसंयोजी बंधन के समय नहीं। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, श्योर है। ये बस अंग्रेजी रूपांतरण यहां नहीं है ना, तो हिंदी वर्ड में आपको दिक्कत हो रहा है, समझे ना, और कुछ नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु अधातु परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन। बिल्कुल। अधातु के परमाणुओं के बीच सहसंयोजी। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सहसंयोजी। सहसंयोजी में अधातु अधातु। ये देखिए, कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, क्लोरीन धातु अधातु के बीच आयनिक, अधातु अधातु के बीच सहसंयोजी। आयनिक यौगिक में एक धातु एक, तो हाइड्रोजन अधातु सोडियम क्लोराइड। बाकी चेक कर लिए, किसी में धातु अधातु नहीं ना है। कॉपर सल्फेट में उपस्थित बंधन है। कॉपर सल्फेट में विद्युत संयोजक है कॉपर और सल्फेट के बीच। सहसंयोजिक है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच। उप सहसंयोजिक है कॉपर सल्फेट और जल के बीच। तीनों बंधन है यहां पर। विद्युत संयोजक बंधन धातु अधातु के बीच बनता है। धातु अधातु है,
सहसंयोजी बंधन जो है वो अधातु अधातु के बीच बनता है, अधातु अधातु है, और उप सहसंयोजी बंधक जल और सल्फेट के अणुओं के बीच है। क्लियर? और इस तरह के अणु पूछ दे, जैसे पूछ दे कि फेरस सल्फेट 7H2O, ठीक है, K2SO4, Al2SO4 हॉल, Al2SO4 हॉल 3, 24H2O, इस तरह सबका कंपाउंड अगर इनमें इस तरह का कंपाउंड जारी आवाज बहुत छोड़ रहा है, मैनेजमेंट साफ गड़बड़ हो गया, क्या बताएं। अब जो है ना दिल्ली से टीम आ रहा है, हाँ, और सब कुछ ये जो देख रहे हैं ना कैमरा वैमरा सब कुछ को उखाड़ के सब नया लगेगा। हाँ, ये सब जितना है सबको OLX पर डालकर बेच डालेंगे। क्लियर? नहीं, बहुत चीज गड़बड़ करा, बहुत दिन हो भी गया है, ठीक है, इसलिए अब नया चीज लगा देते हैं सब। हाँ, कभी आते हैं तार खराब, कभी नेट खराब, कभी वो खराब, और उसके चक्कर में हम खराब हो जाते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त रखने की प्रवृत्ति अगर हम रख रहे हैं तो हीलियम कौन गैस है? अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर प्राप्त करना है तो निश्चित तौर पर अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है कि नहीं? एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो त्याग करेगा तो धनावेशित। धनायन तब जब बनता जब इलेक्ट्रॉन त्याग होता, जब इलेक्ट्रॉन, सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता, सल्फर का परमाणु संख्या कितना? अंतिम कक्षा जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अधातु का उतना ही अधातु की सहसंयोजकता होती है। पूछ दे कार्बन की सहसंयोजकता कितनी? 4। समझे कि नहीं समझे? सहसंयोजकता अधातुओं की होती है। सहसंयोजकता मतलब इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो साझा किया जा सकता है, और साझा केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन को किया जा सकता है। जितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी उतनी ही सहसंयोजकता होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस यौगिक में आयनिक बंधन नहीं है? मीथेन। मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सहसंयोजी होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सहसंयोजी होता है। कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन भी अधातु, कार्बन भी अधातु, अधातु के बीच ही बनता है सहसंयोजी। वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक किनके बीच होगा? और यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बताए थे कि एक से अधिक रासायनिक बंधन वहां ही होगा जहां परमाणु 2 से अधिक प्रकार के होंगे। अब ऑप्शन ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, डी देख लीजिए, तीनों ही ऑप्शन में 2 प्रकार का परमाणु है, और 2 प्रकार के परमाणुओं के बीच केवल एक रासायनिक बंधन होगा। एक से अधिक रासायनिक बंधन के लिए 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं की आवश्यकता होनी चाहिए। सहसंयोजी यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न इसलिए होते हैं कि इनमें आंतराणविक बल क्या होता है? कमजोर होता है। आयनिक यौगिक के बीच मंद रासायनिक अभिक्रिया होता नहीं, आयनिक यौगिक के बीच तेज रासायनिक अभिक्रिया होती है। मंद रासायनिक अभिक्रिया किन यौगिकों के बीच होती है? तो दोनों कथन क्या है? आयनिक यौगिक के बीच रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी के साथ संपन्न होता है, जबकि सहसंयोजी यौगिक के बीच रासायनिक अभिक्रिया धीमी गति से होता है। और इस तरह से दोनों कथन क्या है? गलत है। किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन? तो विद्युत संयोजक बंधन में एक धातु एक अधातु के अणु चाहिए, और एक धातु एक अधातु के अणु ऑप्शन केवल डी में है, बाकी तो हर जगह सहसंयोजी।
आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें आंतराणविक बल क्या होता है, उच्च होता है। सहसंयोजी यौगिक का द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न इसीलिए होता है क्योंकि उसमें आंतराणविक बल क्या होता है, कमजोर होता है। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तो ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होती है। रासायनिक बंधन का बनना रासायनिक बंधन का टूटना उष्मा शोषी है, रासायनिक बंधन का बनना उष्मा क्षेपी है। तो जब भी एक रासायनिक बंधन होगा उष्मा हमेशा उत्सर्जित होगा, जब भी रासायनिक बंधन टूटेगा उष्मा हमेशा अवशोषित होगा। रासायनिक बंधन का टूटना उष्मा शोषी है और बनना उष्मा क्षेपी। क्या दिक्कत? जब एक ही तत्व के दो परमाणु, एक ही तत्व के दो परमाणु तो सहसंयोजी और कौन, दो प्रकार के सहसंयोजी बताए थे, ध्रुवीय और समान प्रकार के परमाणुओं के बीच अध्रुवीय और अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन है और नहीं है? इसमें नहीं है। हाइड्रोजन बंधन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच और हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन के बीच हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन नहीं है। देखिए यहां पर हाइड्रोजन कार्बन इसके बीच हाइड्रोजन बंधन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बंधन होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बंधन होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन बंधन होगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच हाइड्रोजन बंधन होगा, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन के बीच हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन उपस्थित है किसमें? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच हाइड्रोजन बंधन पाए। जल का अधिक क्वथनांक का एकमात्र कारण जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन का होना, जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन होने के कारण ही जल का क्वथनांक अन्य सभी द्रवों के तुलना में क्या होता है? कौन में विद्युत संयोजक बंधन में एक धातु चाहिए एक अधातु चाहिए और ये होगा सोडियम ब्रोमाइड। देखिए सब सही है। इथिलीन का समतल त्रिकोणीय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक रेखी कार्बन टेट्रा, सल्फर डाइऑक्साइड का भी आकृति का होता है। सब क्या है? सही है, कोई भी समूलित नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार सल्फर डाइऑक्साइड का बुक में देख लीजिए तो भी आकृति है ना, भी है ना। तो सभी के सभी ऑप्शन यहां पर क्या है? सही है, सभी समूलित है। चलिए, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। क्यों? तो इसका मतलब है हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु क्या होता है? संगुणित हो जाता है, यानी कि काफी निकट आ जाता है, काफी निकट आ जाता है। और जब अणु काफी निकट आ जाए तो गैस से द्रव बनेगा और निकट आएगा तो द्रव से ठोस बनेगा, यही कारण है। रासायनिक बंधन का टूटना उष्मा शोषी, अभी तुरंत बताएं। अब बनना उष्मा क्षेपी। क्लियर? द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन होते हैं, मुक्त आयन होते हैं। क्लियर? चलिए, तो 4 चैप्टर खत्म न हो गया। अगला 5वां चैप्टर क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आइए अगला चैप्टर की शुरुआत करते हैं अगले क्लास में।
एक कार बैटरी में सत्येंद्र कुमार पूछ रहे, कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, अलकामा अंसारी, राजकुमार, सत्येंद्र कुमार, राजकुमार, ललन कुमार, राहुल कुमार बख्तियारपुर। आराम है, अल्लाह ने आराम से निकलिए। अभिनंदन कुमार, सुमन कुमार। तो अगले क्लास में हम 5वां चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चालू करेंगे।